$3.17 ट्रिलियन की वैल्यूएशन के साथ आज एनवीडिया एप्पल के बाद वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी है। लेकिन जिस कंपनी की वैल्यूएशन आज ट्रिलियंस में है, उस कंपनी को एक ऐसे लड़के ने स्टार्ट किया था जो एक टाइम पर टॉयलेट साफ करने से लेकर रेस्टोरेंट में बर्तन धोने तक का काम करता था। दरअसल ये स्टोरी है एनवीडिया के फाउंडर जेनसन हुंग की। 17 फरवरी 1963 ताइवान के एक छोटे से शहर ताइनेन में जेनसन हुंग का जन्म होता है। जेनसन के फादर पेशे से एक केमिकल इंजीनियर और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। जेनसन की फैमिली उनके जन्म के कुछ सालों तक तो ताइवान में ही रहते हैं, लेकिन जब जेनसन 5 साल के होते हैं तब उनकी फैमिली थाईलैंड शिफ्ट हो जाती है। लेकिन वियतनाम वॉर के चलते जेनसन के पेरेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो जेनसन और उनके बड़े भाई को उनके अंकल के पास अमेरिका भेज देंगे, जिसके लिए उनकी माँ उन दोनों को डेली कुछ वर्ड्स इंग्लिश के सिखाती ताकि जेनसन और उनके बड़े भाई अमेरिका में अच्छे से कम्युनिकेट कर पाए। और जब जेनसन 9 साल के हुए तब वो और उनके बड़े भाई पहली बार अमेरिका के वॉशिंगटन में रह रहे अपने चाचा के पास पहुंचते हैं, जहां पर उनके चाचा उनका एडमिशन ओनेडा के बैप्टिस्ट इंस्टीट्यूट में कराते हैं, ये सोच के कि एक अच्छा बोर्डिंग स्कूल है। लेकिन जैसा सोचा था वैसा था नहीं। ये इंस्टीट्यूट एक रिलीजियस रिफॉर्म स्कूल था जहाँ पर बिगड़े हुए बच्चों को भेजा जाता था ताकि उनको सुधारा जा सके। इस वजह से जेनसन और उनके भाई के साथ मिसबिहेव किया जाता, जैसे जेनसन को डेली टॉयलेट साफ करना पड़ता और उनके भाई को पूरे दिन भर टोबैको के फार्म में काम करना पड़ता और उन्हें उनके साथ स्टूडेंट्स के द्वारा भी धमकाया और पीटा जाता। ये सब कुछ जब तक चला जब तक उनके पेरेंट्स अमेरिका नहीं आए। जेनसन के पेरेंट्स के अमेरिका पहुंचते ही सबसे पहले वो अपने दोनों बेटों को बैप्टिस्ट इंस्टीट्यूट में से निकाल कर आलोहा स्कूल में एडमिशन कराते हैं। इसके बाद 1984 में जेनसन ओरेगन स्टेट यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में अपनी बैचलर्स की डिग्री कंप्लीट करते हैं। लेकिन इस बीच जेनसन को बहुत स्ट्रगल भी करना पड़ता है, जहाँ वो अपने कॉलेज की फीस को सबमिट करने के लिए डेनी रेस्टोरेंट में वेटर से लेकर बर्तन धोने तक का काम करते हैं। 1984 में ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद जेनसन सिलिकॉन वैली की तरफ मूव करते हैं, जहां पर उन्हें AMD में अपनी ड्रीम जॉब करने को मिलती है, जो कि थी एक माइक्रोचिप डिजाइनर की। AMD में जॉब करते हुए जेनसन उस टाइम के कंप्यूटर्स में एक कमी रियलाइज करते हैं, जो कि थी कंप्यूटर की अनपैरेलल परफॉर्मेंस। दरअसल उस टाइम के कंप्यूटर्स अपने जितने भी टास्क थे उनको कंप्लीट करने के लिए फुल्ली डिपेंडेंट थे CPUs पर, और क्योंकि CPU सीरीज वाइज कंप्यूटिंग परफॉर्म करते थे इसलिए CPU बेसिक टास्क तो अच्छे से परफॉर्म करते थे, लेकिन जब बात आती CGI और गेम्स की तो CPU वहां पर अपने हाथ खड़े कर देता। और इसी प्रॉब्लम को देखते हुए जेनसन को एक आइडिया आता है। फिर क्या था, जेनसन उसी डेनी रेस्टोरेंट में टेबल बुक करते हैं जहां पर वो एक टाइम पर वेटर का काम करते थे, और लंच पर इनवाइट करते हैं अपने 2 दोस्तों को, कर्टिस प्राइम और क्रिस मेलस्की। और लंच करते हुए जेनसन अपना प्लान अपने दोनों दोस्तों को बताते हैं। दरअसल जेनसन का प्लान था कि वो ऐसी चिप बनाएंगे जो कंप्यूटर के मदरबोर्ड के साथ इजीली कनेक्ट हो जाए, जिससे CPU की स्पीड तो बढ़ेगी सही, साथ ही कंप्यूटर गेमिंग, CGI, 3D मॉडलिंग जैसे हैवी टास्क भी इजीली परफॉर्म कर पाएगा। और वो इस चिप को नाम देने वाले थे GPU, यानी कि ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट। जेनसन का प्लान कर्टिस प्राइम और क्रिस मेलस्की दोनों को पसंद आता है और वो दोनों जेनसन के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके बाद तीनों दोस्त मिलकर $40,000 इकट्ठे करते हैं और स्टार्ट करते हैं एक कंपनी जिसको वो नाम देते हैं एनवीडिया। $40,000 के इनिशियल इन्वेस्टमेंट करने के बाद भी उन्हें इतने बड़े प्रोजेक्ट को रन करने के लिए और फंड्स की जरूरत थी, इसलिए वो जल्द ही इन्वेस्टर की तलाश में लग जाते हैं जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। और कई ट्राई करने के बाद सिक्वाया कैपिटल्स एनवीडिया कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन एक वार्निंग के साथ। दरअसल सिक्वाया कैपिटल के फाउंडर डोनाल्ड टी वैलेंटाइन ने एनवीडिया कंपनी में $20 मिलियन इन्वेस्ट करने से पहले उन्हें एक वार्निंग देते हुए एनवीडिया कंपनी के फाउंडर से कहते हैं कि अगर मेरा पैसा वेस्ट हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और जिसका डर था वही हुआ। एनवीडिया का पहला प्रोडक्ट NV1 जो कि ग्राफिक्स एक्सीलरेटर था, वो बुरी तरह से फेल हो गया, क्योंकि एक तो उसका आर्किटेक्चर बहुत ही खराब था, जिस वजह से वो कुछ ही सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के साथ काम कर सकता था। इसके अलावा उसका प्राइस भी बहुत हाई था बाकियों के कंपैरिजन में। और क्योंकि एनवीडिया ने अपने सारे पैसे NV1 में इन्वेस्ट किए थे, इस वजह से जेनसन के पास कंपनी को चलाने तक के पैसे नहीं बचे। इसलिए एक बार फिर जेनसन और उनके दोनों दोस्त इन्वेस्टर को ढूंढने लग जाते हैं जो उनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर सके। लेकिन सिक्वाया कैपिटल के पैसे डूबने के बाद एनवीडिया कंपनी में कोई भी इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था। और जब एक भी इन्वेस्टर एनवीडिया कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहता था, तब एनवीडिया को तलाश थी तो सिर्फ एक नए प्रोजेक्ट की, और वो प्रोजेक्ट उन्हें मिलता है एक पॉपुलर गेमिंग कंपनी सेगा से। सेगा को अपने गेम्स के लिए ग्राफिक हार्डवेयर्स की जरूरत थी, इसलिए सेगा कंपनी एनवीडिया कंपनी को ग्राफिक हार्डवेयर्स को डिजाइन करने का प्रोजेक्ट देती है।
जिसके बाद 1996 में एनवीडिया इस प्रोजेक्ट पर वर्क करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन एक साल के बाद एनवीडिया को रियलाइज होता है कि वो गलत राह पर चल रहे हैं और अगर वो यहाँ नहीं रुके तो कंपनी बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि उस टाइम पर माइक्रोसॉफ्ट अपना टेक्सचर मैपिंग सिस्टम इंट्रोड्यूस करने वाला था जो एनवीडिया कंपनी के हार्डवेयर के साथ सपोर्ट नहीं करता है। इसलिए एनवीडिया इस प्रोजेक्ट को वहीं रोक देता है और सेगा कंपनी के फाउंडर को इन्फॉर्म कर देता है कि वो ये ग्राफिक हार्डवेयर नहीं बना पाएंगे, आप किसी और कंपनी से ये हार्डवेयर डिजाइन करवा ले। लेकिन इसके अलावा जेनसन सेगा कंपनी के फाउंडर से एक और रिक्वेस्ट करते हैं कि वो इस प्रोजेक्ट की पूरी पेमेंट कर दे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एनवीडिया कुछ ही टाइम में बर्बाद हो जाएगी। और क्योंकि सेगा कंपनी के फाउंडर जेनसन के बहुत अच्छे फ्रेंड थे, इसलिए प्रोजेक्ट कंप्लीट किए बिना ही सेगा कंपनी ने $6 मिलियन का पूरा पेमेंट एनवीडिया कंपनी को कर दिया, जो एनवीडिया कंपनी के लिए बाद में जाकर एक जीवन दान साबित हुआ। और क्योंकि इन $6 मिलियन के बदौलत ही एनवीडिया ने अपना न्यू प्रोजेक्ट रीवा 128 जो कि एक ग्राफिक एक्सीलरेटर था उसे लॉन्च किया, और लॉन्च करते ही लो प्राइस और अच्छी परफॉर्मेंस की वजह से ये एक इंस्टेंट हिट साबित हुआ। रीवा 128 की सक्सेस के बाद एनवीडिया 1998 में रीवा TNT लॉन्च करता है, जो एनवीडिया की रेपुटेशन को और भी एक्सपेंड कर देता है। और जहां एनवीडिया अभी तक अपने जितने भी ग्राफिक एक्सीलरेटर लॉन्च कर रहे थे उन्हें डिजाइन तो वो खुद करते थे, लेकिन उनकी मैन्युफैक्चरिंग ताइवानीज चिप मैन्युफैक्चरर TMC से करवाते थे, जिस वजह से जब 1999 में .com बबल बस्ट होता है तो जहां बाकी स्टार्टअप बैंकरप्ट होते जा रहे थे, वहीं एनवीडिया इस मंदी को भी फेस कर जाता है और उसी साल लॉन्च करता है अपना पहला हाई परफॉर्मिंग ग्राफिक चिप GeForce 256, जो एनवीडिया के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे पहला ग्राफिक प्रोसेसर यूनिट यानी कि GPU था। फिर आता है ईयर 2000, जहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट अपना पहला गेमिंग कंसोल Xbox लॉन्च करने की तैयारी में था, और क्योंकि Xbox एक गेमिंग कंसोल है इस वजह से उसमें ग्राफिक कार्ड्स की रिक्वायरमेंट थी, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया को अप्रोच करता है कि वो Xbox के लिए ग्राफिक कार्ड बनाए, जिसलिए माइक्रोसॉफ्ट एनवीडिया कंपनी को $2 लाख भी पे करता है, जो एनवीडिया की अब तक की सबसे बड़ी डील थी। और ये वो टाइम था जिसके बाद एनवीडिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। ईयर 2004 में एनवीडिया अपने न्यू प्रोजेक्ट CUDA यानी कि कंप्यूटर यूनिफाइड डिवाइस आर्किटेक्चर पर काम करना स्टार्ट करता है। 2 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद एनवीडिया 2006 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करता है। दरअसल CUDA एक ऐसा कंप्यूटर आर्किटेक्चर है जिसने एनवीडिया के GPU के वर्किंग को पूरी तरह से चेंज करने के साथ और कई गुना फास्टर भी बना दिया, और ये सब हुआ पैरेलल कंप्यूटिंग के बदौलत। दरअसल CUDA के आने के पहले एनवीडिया के जितने भी GPUs थे सब सीरीज वाइज कंप्यूटिंग परफॉर्म करते थे, जो कि एक स्लो प्रोसेस था। लेकिन CUDA के आने के बाद एनवीडिया के GPU पहले के मुकाबले बहुत ज्यादा फास्ट हो गए, क्योंकि अब एनवीडिया के GPU सीरीज वाइज कंप्यूटिंग परफॉर्म ना करके पैरेलली कंप्यूटिंग परफॉर्म करते थे। अभी तक एनवीडिया के लिए सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन फिर आता है ये 2008, जो एनवीडिया के लिए सबसे बुरा साल था। इस साल एनवीडिया के स्टॉक प्राइस बहुत तेजी से डिक्रीज हुए, साथ ही साथ एनवीडिया को $200 मिलियन का लॉस भी हुआ। दरअसल 2008 में ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से पूरा फाइनेंशियल मार्केट क्रैश हो गया। We're down by between 3 and 4.5% generally across these markets. Let's talk about the speed with which we are watching this market deteriorate. We're red everywhere essentially, down by 4-5%. The stock market is now down 21%. It was the worst day on Wall Street since the crash of 1987. वहीं एनवीडिया जैसी टेक कंपनी भी इससे बच नहीं सकी। यही रीज़न था जिसकी वजह से एनवीडिया के स्टॉक प्राइस 76% तक डिक्रीज हो गए। इसके अलावा उसी साल खराब GPU मैन्युफैक्चर करने की वजह से एनवीडिया को $200 मिलियन का लॉस हुआ। इसी के साथ कंपनी की रेपुटेशन खराब हुई, वो अलग। इसके बाद जब इस लॉस से रिकवर करने के लिए एनवीडिया 2011 में टेग्रा लाइन की चिप के थ्रू स्मार्टफोन मार्केट में एंटर करने की कोशिश करता है, तो वहाँ भी एनवीडिया को फेलियर का सामना करना पड़ता है। साल 2008 से 2011 के बीच कई $1 मिलियन के लॉसेस करने और प्रोडक्ट के फेल होने के बाद एनवीडिया के लिए रिकवर कर पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका था। इसलिए एनवीडिया एक ऐसे मौके की तलाश में था जहाँ से वो वापस रिकवर कर सके, और वो मौका एनवीडिया को मिलता है साल 2016 में, जब अचानक से बिटकॉइन की डिमांड बढ़ती है, और बिटकॉइन की डिमांड बढ़ने की वजह से क्रिप्टो माइनिंग में भी इंक्रीज आता है। लेकिन क्रिप्टो माइनिंग करना एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो बिना GPU के पॉसिबल नहीं है, इसलिए लोगों ने बड़ी तेजी से बल्क में एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स को खरीदना स्टार्ट कर दिया, और डिमांड ज़्यादा होने और सप्लाई कम होने की वजह से एनवीडिया के ग्राफिक कार्ड्स की प्राइस बड़ी तेजी से इंक्रीज होने लगी, और उसी के साथ एनवीडिया का प्रॉफिट भी बड़ी तेजी से इंक्रीज होने लगा। लेकिन ये सब कुछ ज़्यादा टाइम तक नहीं चला, क्योंकि 2018 में क्रिप्टो मार्केट क्रैश हो गया, जिस वजह से लोगों ने क्रिप्टो माइनिंग करना बंद कर दिया। और क्रिप्टो माइनिंग बंद होने की वजह से जिन GPUs की डिमांड एक टाइम पर बहुत हाई थी वो अचानक से कम हो गई।
इसके बावजूद भी एनवीडिया के रेवेन्यू पर कोई फर्क नहीं पड़ा। इसके पीछे का रीजन था एआई। दरअसल 2018 आते आते जितनी बड़ी टेक कंपनीज थी सब इस रेस में लग जाती है कि कौन सबसे पहले अपना एआई चैटबॉट बनाता है। और एआई चैटबॉट को बनाने के लिए चाहिए था लार्ज अमाउंट में यूजर डेटा, और उस डेटा को स्टोर करने के लिए कंपनीज बिल्ड करती हैं बड़े बड़े डेटा सेंटर्स, जहां पर इतने सारे डेटा को प्रोसेस करने के लिए कंपनीज लार्ज अमाउंट में एनवीडिया के जीपीयूज का यूज करती है, जिस वजह से एनवीडिया के स्टॉक प्राइस में मैसिव जंप आता है और कुछ ही टाइम में एनवीडिया $3 ट्रिलियन की वैल्यूएशन को भी क्रॉस कर जाती है। और इसी के साथ एनवीडिया बनती है वर्ल्ड की सेकंड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी, जिसकी प्रेजेंट टाइम में वैल्यूएशन $3.17 ट्रिलियन है और $106 बिलियन की नेटवर्थ के साथ जेनसन दुनिया के 11वें सबसे अमीर आदमी है।